हम लोग लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस तक बताया था लास्ट क्लास में। अप टू इरिवर्सिबल प्रोसेस वी हैव स्टडीड। अभी नेक्स्ट अब हम लोग लिख रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं। वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होते कि आपने कौन सा पाथ फॉलो करा है। मतलब जैसे मैंने रिवर्सिबल आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ऐसे अलग अलग पाथ आपको सिखाए। तो कुछ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस, कुछ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इस बात पे डिपेंडेंट ही नहीं होते कि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। वो केवल इस बात पे डिपेंडेंट होते हैं कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। तो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। दीज आर द थर्मोडायनेमिक फंक्शंस which only depends on initial and final state of the system but not on process। नॉट ऑन प्रोसेस का मतलब समझ गया ना? जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सिखाए थे लास्ट क्लास में, उनमें कोई भी प्रोसेस आप फॉलो करोगे उसके ऊपर ये बात डिपेंडेंट नहीं है। ये केवल इस बात पे डिपेंडेंट है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। अब देखो, ये हमें याद रखना पड़ता है कि कौन कौन से थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस हैं, या बेटर टू इस चैप्टर में यही सारे फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला टर्म लिखिए, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस आर। तो जैसे किसी भी आइडियल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो प्रोसेस इंडिपेंडेंट है। सो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, या इसी को एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे जब इंटरनल एनर्जी लिखेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे जब इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग उसको ई लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स उसको नॉर्मली इंटरनल एनर्जी या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टर्म एंथैल्पी, दैट इज एच। ये एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो गई बेसिकली। एंट्रोपी, कैपिटल एस। एंड गिव्स फ्री एनर्जी, कैपिटल जी। इन सबको हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। नॉर्मली जितने भी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस होते हैं इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी स्मॉल लेटर यूज नहीं करना है। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, दीज आर रिफर्ड एज थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे हम लोग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग अपने प्रॉपर्टीज को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास डिपेंडेंट होती है उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास इंडिपेंडेंट होते हैं उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास डिपेंडेंट, extensive properties are mass dependent properties and intensive properties are mass independent properties। डेफिनेशन में लिख लीजिए। पहले टर्म लिखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो दीज आर मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, हेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। जो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी आप उनको ऐड कर सकते हो, जैसे किसी सब्सटेंस का मास है उसमें दूसरा सब्सटेंस ऐड करो तो मास ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, है ना। एनर्जी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा टर्म मैंने लिखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास इंडिपेंडेंट होती है। इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन एडिटिव फंक्शंस होते हैं। मतलब अगर आप दो सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो उन प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। लाइक डेंसिटी, अगर आपको वाटर की डेंसिटी पता है तो आप 1 लीटर वाटर में 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो डेंसिटी आप ऐड नहीं कर सकते। डेंसिटी अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक क्लास लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, दूसरे क्लास लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, दोनों को आप ज्वाइन करके लिख दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली ईएमएफ ऑफ सेल, मोलर हीट कैपेसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में दो बेसिक रूल्स हैं जो आपको सही से याद रखने हैं। किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम पर यूनिट मास स्टडी कर लेंगे तो इंटेंसिव हो जाएगी। जैसे सपोज करो हीट कैपेसिटी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, तो मास इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जैसे वॉल्यूम है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करें विच इज वॉल्यूम पर यूनिट मास तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो पहले एक्सटेंसिव थी अगर आप उस प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास में स्टडी कर देंगे तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाएगी। या इसी को अगर दूसरे तरीके से समझाएं तो जो रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है
रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों मास डिपेंडेंट है। अगर आपने दोनों का रेशियो ले लिया तो मास का टर्म कैंसिल हो सकता है। अगर मास का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाएगी। जैसे हमारे पास देखो मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर मास अपॉन वॉल्यूम कर दें तो डेंसिटी आ गई। डेंसिटी हमारी देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकता है, या कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी उसको पर यूनिट मास स्टडी करने लग जाए तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट टूल है, नोट कर लीजिए। अब देखो अपने टेक्निकल टर्म से वापस आते हैं। सबसे पहला टर्म हीट आपको सिखाया था थर्मोकेमिस्ट्री के टाइम में, इट इज अ पाथ फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। या थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब केमिस्ट्री में डील करते हैं तो हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी यूज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एन सी डी टी। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो C है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट थोड़े बहुत टेम्परेचर रेंज में C जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। तो Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। बट अगर कहीं पे भी C एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ तो बेटर तरीका होता है इंटीग्रेट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एन सी डी टी हमारे हीट निकालने का प्रोसीजर होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी को CV लिखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट प्रेशर पे इसी को CP लिखते हैं, विच इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का फॉर्मूला हो गया NCV डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का फॉर्मूला हो गया NCB डेल्टा टी। ठीक है। इसका नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे हम लोग वर्क डन, दिस इज रिफर्ड एज मैकेनिकल वर्क। तो देखो हमने एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया लेटेस्ट से, और उस पर देखो नीचे से गैस का प्रेशर अप्लाई हो रहा है P गैस, और बाहर से एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नल प्रेशर। हमने एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इस पिस्टन को शिफ्ट कराया थोड़ा डिस्टेंस नीचे dx। तो आप जानते हो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है P एक्सटर्नल, और इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम A एज्यूम कर ले तो फोर्स कितना बना P एक्सटर्नल इंटू A, और ये dx डिस्टेंस शिफ्ट हुआ तो P एक्सटर्नल इंटू A इंटू dx, ये हमारा वर्क डन हो गया F डॉट ds से। और A डॉट dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dV, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन हो गया इंटीग्रल ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV। अगर P एक्सटर्नल को कांस्टेंट मान लिया जाए तो इंटीग्रेशन से P एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dV को डेल्टा V लिख लेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। लेकिन हम जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा तो ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है और अंदर से जो गैस का प्रेशर लग रहा है वो दोनों बातें सेम हो गई। सो P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू P गैस। इसलिए अगर किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P गैस इंटू dV, माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ P गैस इंटू dV। तो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वर्क डन निकालेंगे P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V से, और रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वर्क डन निकालेंगे माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ P dV से। ठीक है, समझ में आ गई बात वर्क डन के लिए। अब देखो हम लोग साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं हीट एंड वर्क के लिए। उसमें देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली में ये चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन यूनिट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ठीक से समझना पड़ता है। तो जो IUPAC है उसने साइन कन्वेंशन के अलग रूल्स दिए हुए हैं, और फिजिक्स में ये रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैंने दोनों साथ साथ लिखे हैं। एक बार मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आप दोनों केस डील कर पाओ। द डिफरेंस इज कि फिजिक्स में जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग जानते हो F डॉट ds से डॉट प्रोडक्ट का जो साइन आता है उसी से वर्क डन का साइन लिखते हैं। केमिस्ट्री के लिए हीट और वर्क दोनों को हम सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि फिजिक्स में हीट को तो एनर्जी की तरह ट्रीट कर रहे थे, और वर्क डन को F डॉट ds से जो डॉट प्रोडक्ट का साइन आएगा वो लिखते हैं। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं करते, केमिस्ट्री में हमारे लिए हीट और वर्क दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हम दोनों के लिए एक ही जैसा साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे रूल है वो ये है IUPAC के, अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी तो आपको पॉजिटिव साइन लिखना है, और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी तो माइनस साइन लिखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो हीट है कि वर्क है। मतलब हीट की वजह से ऐसा हो रहा है या वर्क की वजह से ऐसा हो रहा है, ये हम लोग केमिस्ट्री में डिसाइड नहीं करते। हमारे लिए केवल इतना एम होता है कि अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी चाहे हीट से चाहे वर्क से तो हम उसे पॉजिटिव लिखेंगे, और सिस्टम की एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो चाहे वो हीट से हो चाहे वर्क से हो हम उसको नेगेटिव लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिखा यहाँ पे देखो, हीट गिवन टू द सिस्टम
तो अगर हम सिस्टम को एनर्जी दोगे तो हमें पहले से पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। या इसको आप एक दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करो तो अगर आपने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हम केमिस्ट्री में इसको पॉजिटिव लिखते हैं, फिजिक्स में भी इसको पॉजिटिव ही लिखा जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। समझ गए? दूसरा केस देखो, हमने लिखा हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। अगर सिस्टम से आप हीट वापस ले लोगे तो यानी कि ये रिएक्शन, यानी हीट लॉस वाला सिस्टम होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसको भी नेगेटिव लिखेंगे, फिजिक्स में भी इसको नेगेटिव लिखते हैं, यानी हीट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट केस आओ वर्क डन में। तो वर्क डन के केस में हमने अगर वर्क डन बाई द सिस्टम कराया, यानी हमने अपने सिस्टम से काम करवा दिया, जो सिस्टम काम करेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? जो सिस्टम काम करेगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी। तो जब डिक्रीज हो जाएगी तो हम केमिस्ट्री में उसको नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से एफ डॉट डी एस, अगर सिस्टम अपना काम कर रहा होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ डॉट डी एस पॉजिटिव लिखेंगे, तो फिजिक्स में इसको पॉजिटिव लिखते हैं। बस इसी बात को सही से याद रखना है। यहाँ देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो आप कोई एक साइन कन्वेंशन ठीक से सीख लो, चाहे फिजिक्स वाला चाहे केमिस्ट्री वाला। बस उसके बाद ध्यान रखा जाता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के वर्क डन के साइन कन्वेंशन ऑपोजिट होते हैं, बाकी सारे साइन कन्वेंशन सेम है। अब अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, मतलब आपने सिस्टम के लिए काम करा, सिस्टम के लिए काम करा तो उसकी एनर्जी देखो बढ़ जाएगी। सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसको हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ठीक है। जबकि इसका दूसरा केस लोगे, फिजिक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहे होंगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो द इम्पोर्टेंट केस इज वर्क डन। हीट के साइन फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन होते हैं, वर्क डन का साइन फिजिक्स में एग्जैक्टली अपोजिट होता है, जो हम केमिस्ट्री में फॉलो करते हैं। केमिस्ट्री का रूल सिंपल है। रूल इज दिस कि अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, घटेगी तो माइनस लिखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो हीट है या वर्क है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, फिजिक्स में हीट के लिए एनर्जी वाले रूल फॉलो करते हैं, और वर्क के लिए उनका एफ डॉट डी एस का जो साइन आता है मैथमेटिकली सॉल्व होकर वही साइन कैरी करते हैं। इस वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। इसका बाद इसका अगला टर्म लिखेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैपिटल ई लिखते हैं। तो अगला टर्म लिखिए इंटरनल एनर्जी या फिर इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो क्या होता है, हमने दो फॉर्म ऑफ एनर्जी को तो अलग से टैकल कर लिया, हीट और वर्क को। अब इसके अलावा जितनी फॉर्म ऑफ एनर्जीज बची सिस्टम के अंदर, उन सबके टोटल समेशन को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो राइट डाउन, इट इज सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एक्सेप्ट हीट एंड वर्क। It is sum of all the forms of energies except heat and work. अब चूंकि ये सारे फॉर्म ऑफ एनर्जीज का समेशन है तो हमें पता ही नहीं होता कि एक सिस्टम में कितने फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है, इसलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, हमेशा डिफरेंस निकाल पाते हैं। तो अगले स्टेटमेंट में लिख दो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। Absolute value of internal energy cannot be calculated. Absolute value of internal energy cannot be calculated. और ये थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ द गैस पे डिपेंडेंट होता है। So it is a thermodynamic state function depends on temperature and volume of ideal gas. It is a thermodynamic state function depends on temperature and volume of ideal gas. तो किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर हमको इंटरनल एनर्जी चेंज लिखना होगा तो हमारा फॉर्मूला होगा इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डी टी, या इसी को एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इंटरनल एनर्जी निकालने का। चूंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो आप किसी भी प्रोसेस के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसमें प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम जो है वो आइडियल गैस का होना चाहिए। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए कभी भी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला विल बी एन सी वी डेल्टा टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। ये फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि स्टेट फंक्शन है हमारा इंटरनल एनर्जी। अब किसी भी प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे आइडियल गैस के लिए, तो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डेल्टा टी
बस ध्यान ये रखना है कि अगर सीवी टेम्परेचर फंक्शन दिया होगा तो इंटीग्रेट करिएगा, और फंक्शन नहीं दिया होगा तो डायरेक्टली सीवी को कांस्टेंट मान लेंगे टेम्परेचर के साथ, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपली बस लॉ लिख लीजिए, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम एनर्जी में, केमिस्ट्री में हीट और वर्क को सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं, तो हमारे लिए केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो हीट की फॉर्म है Q और W, और उसके बची हुई जितनी फॉर्म है उनका समेशन डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनेगा Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में W का साइन कन्वेंशन उल्टा है, तो देखो फिजिक्स का फॉर्मूला भी अलग है, दैट इज Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यानी केमिस्ट्री वाले फॉर्मूले में W की जगह माइनस डब्ल्यू पुट कर दो, तो अपने आप देखो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू बन जाएगा। तो इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल वर्क डन का साइन ऑपोजिट आएगा, बाकी सब बातें सेम आएंगी। ठीक है, तो इसलिए एकदम डायरेक्टली याद रखना है, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर केमिस्ट्री, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब देखो अगर हम किसी एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए सारी स्टडी करें, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम होता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम होता है। तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम है, तो सारे के सारे थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारे स्टेट फंक्शंस इनिशियल और फाइनल वैल्यू जब सेम है तो उसका चेंज जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा यू देखो जीरो आ रहा है, डेल्टा एच जीरो आ रहा है, डेल्टा एस जीरो आ रहा है, डेल्टा जी जीरो आ रहा है, सब फंक्शन याद आ रहा है। ये सब आपके स्टेट फंक्शन है, मैंने आपको बताया था जितने भी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन हैं वो प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम है, इसलिए सारे के सारे थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस का चेंज कितना आ जाएगा, जीरो। तो अगर हम यहाँ प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज भी लिखेंगे वो भी जीरो आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन फ्री एनर्जी, सब जीरो आ जाएंगे, डिफॉल्ट है, मतलब आपको इस सवाल कभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है, तो जितने भी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है उनकी सबकी वैल्यू उठा के पूरा जीरो कर दी जाती है, बिकॉज इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू है, और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो है, इसलिए Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच लगा देते हैं। वर्क डन चूंकि माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी डीवी है, इसका मतलब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ हो जाएगा, ये देखिए। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट करेगी, एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ। ये चीज जानते हो आप लोगों ने, फिजिक्स में सीखा हुआ है, या मैथ्स में कभी आइडिया होगा, अगर इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई वर्सेज एक्स के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व। तो अगर देखो हमारे पास एक पीवी ग्राफ है और हम एक्सपेंशन फॉलो कर रहे हैं ए से बी तक, ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, तो साइन तो हमने वहां से डिसाइड कर लिया। और वर्क डन कितना होगा, जितना मैंने रेड शेडेड एरिया बनाया है। और उसका उल्टा अगर हमने कॉम्प्रेशन कराया है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो ए से बी जाते टाइम देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। तो इस प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव लिखेंगे, और एरिया अंडर द कर्व से आपको वर्क डन पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट साइड लिखे हीट एंड वर्क कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस में हीट और वर्क की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस लिखिए रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस लिखिए रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हीट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन सी वी डेल्टा टी। और वर्क डन कितना आएगा इस प्रोसेस के लिए, जीरो। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ पी डी वी,
और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। वर्क डन कितना आएगा, जीरो। ठीक। दूसरा प्रोसेस लिखेंगे रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। अब रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो हीट का फॉर्मूला एन सी पी डेल्टा टी, और वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से प्रेशर बाहर आ जाएगा, तो पी इंटू डेल्टा वी हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अगर केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला लिखना है तो माइनस टाइम्स पी डेल्टा वी लिख लेना सीधे सीधे, या इसी को हम लोग सीधे सीधे माइनस एन आर डेल्टा टी लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो अगर पी डेल्टा वी लिखेंगे तो वही वैल्यू एन आर डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, माइनस टाइम्स पी डेल्टा वी या फिर माइनस टाइम्स एन आर डेल्टा टी। उसके बाद तीसरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका क्यू की वैल्यू जो आएगी वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल आएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो गई, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा फॉर आइडियल गैस। और इंटरनल एनर्जी चेंज अगर जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बन जाएगा। और अगर वर्क डन सॉल्व करके लाओगे तो आ जाएगा -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन। मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, मैं सॉल्व करना भी बता देता हूँ आपको। तो वैल्यू सॉल्व हो गई -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन। समझ आ गया कैसे। अभी हम सब बातें डिटेल में लिख देंगे, बट अभी सिर्फ फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन करते टाइम हमेशा फॉर्मूला यूज करना है। विल मेजरली फोकस ऑन फॉर्मूला फर्स्ट, बाकी कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको सॉल्विंग या जैसे भी जो भी टर्म सीखने हैं वो भी 1 मिनट बाद सिखाता हूँ। तो पहले आप कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर देते हो। तो वर्क डन हो गया, यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर आएगी और डब्ल्यू की वैल्यू -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन लिखेंगे। चौथा प्रोसेस लिखते हैं आइस एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की हीट जीरो होती है, इसलिए वर्क डन जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर आ जाएगा। और अगर उसका फॉर्मूला लिखोगे तो एन सी वी डेल्टा टी हो जाना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई भी साइक्लिक प्रोसेस लिखेंगे, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल आएगी, जो ऊपर थोड़ी देर पहले सिखाया, क्योंकि डेल्टा यू जीरो होगा। और वर्क डन हमेशा निकालेंगे एरिया इनक्लोज बाय द साइकिल। वर्क डन निकालेंगे एरिया इनक्लोज बाय साइकिल से, मतलब जिस भी साइक्लिक प्रोसेस का आप वर्क डन निकाल रहे हो उसका एरिया जितना इनक्लोज होगा वो उसका वर्क डन हो जाएगा। और एक और केस अगर फॉलो कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी। पी ही जीरो है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसमें जीरो हमेशा। तो इस प्रोसेस में क्यू की वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, डेल्टा यू के। ये आपके सारे प्रोसेसेस में इन जनरल ट्रीटमेंट हो गया। आप हीट और वर्क डन किसी भी प्रोसेस में कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट हम लिखिए वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। तो मैंने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, अगर आप उसको डिराइव करना चाहते हो तो फॉर्मूला आया कैसे, तो वो चीज़ सिखा दे रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट हम लिखिए वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसलिए डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, इसलिए डेल्टा यू इक्वल टू जीरो लिखेंगे। और अगर डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखेंगे। तो हीट और वर्क दोनों एक ही तरीके से निकल आएंगे। अगर वर्क डन आ गया तो हीट आ जाएगा, हीट पता है तो वर्क डन आ जाएगा।
अब वर्क डन निकालने के लिए देखो आपको फॉर्मूला सिखा रखा है, माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी डी वी होता है, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप आइडियल गैस के लिए इक्वेशन जानते हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम के टर्म में निकाल लें तो एन आर टी बाई वी आ जाएगा। ठीक है, मतलब स्कूल एग्जाम में लिखना तो थोड़ा सही से लिखने का, सेंस फ्रॉम आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हैंस पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन द इनिशियल इक्वेशन, ये सब सेंटेंस जोड़ देना उसमें। तो माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एन आर टी वी बाई वी इंटू डी वी आ जाएगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो चीज़ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो एन आर टी माइनस इंटीग्रल डी वी बाई वी बन जाएगा। वॉल्यूम की लिमिट वी वन से वी टू अगर अप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन बताओगे सॉल्व करके, ये माइनस एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन बन जाएगा। और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हम लिखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। तो अगर किसी आइडियल गैस के लिए अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाती है हमको। यहाँ पे पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और इसी वजह से अगर आपको याद हो तो हमने गैसीय स्टेट में जब हम गामा यूज करते थे तो आपको बताया था इसको एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो गामा होता है वो एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं। गामा इज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। बाकी इसकी वैल्यू पता है आपको, सी पी बाई सी वी होती है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। ये आपको मोनोएटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक गैस के लिए गामा निकालना भी बता रखा है मैंने। तो अगर हम यहाँ से गामा की वैल्यू लिखेंगे तो ये सी पी बाई सी वी होती है। ठीक है, सी पी बाई सी वी फॉर एन आइडियल गैस होता है। जैसे पी वी पावर गामा है वैसे पी की जगह अगर हम एन आर टी बाई वी पुट कर दें तो नई इक्वेशन आ जाएगी, टी वी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और v की जगह अगर हम एन आर टी बाई पी पुट कर दें तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, टी पावर वन माइनस गामा टी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एज पर द नीड। क्वेश्चन में अगर एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा होगा और आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा होगा तो हम पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं। यही इक्वेशन टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों बातें सेम है। चाहे पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा जाए, चाहे टी वी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा जाए, या फिर टी पावर वन माइनस गामा टी पावर गामा लिखा जाए, ऑल थ्री आर सेम रिजल्ट। तीनों में से जो भी फॉर्मूला ज़रूरत पड़ेगी वो आप एडियाबैटिक प्रोसेस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इट इज ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो पी वी पावर गामा ठीक इक्वल है टू सर। कॉन्स्टेंट, टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी पावर वन माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर।